हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट अभी वर्क कर रहा हूँ। आज मेरे साथ CHSL 2019 से पोस्टल असिस्टेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है। ज्वाइनिंग 2022 नवंबर में हुआ है। तो इनसे हम जानेंगे कि जब रिजल्ट पब्लिश हुआ, जब इनको पता चला कि ये पोस्टल असिस्टेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ। जिस फॉर एग्जांपल स्टेट एलोकेशन, डिवीजन एलोकेशन और कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, वो सब प्रोसेस कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो हम इनसे जानना चाहेंगे। तो आइए हम यह अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, फिर हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। मेरा नाम अभितम राणा है। मेरा सिलेक्शन CHSL 2019 के थ्रू हुआ है एज अ पोस्टल असिस्टेंट, और फिलहाल मैं मुंबई GPO के PLI सेक्शन में एज अ वर्किंग हूँ। तो मेरा जब सिलेक्शन हो गया था तो उसका सबसे पहले ये प्रोसेस था कि आपको जो है इंडिया पोस्ट के साइट पे जो है एक फॉर्म मिलेगा जिसमें जो है आपको स्टेट एलोकेशन का फॉर्म रहता है। तो जिसमें हमें प्रेफरेंस भरना रहता है। तो स्टेट एलोकेशन का फॉर्म जो हम लोग, बहुत लोग पूछते हैं कि स्टेट एलोकेशन पे हम लोग कहाँ चेक करेंगे, तो वो इंडिया पोस्ट का वेबसाइट है indiapost.gov.in, इस पे आता है। तो उसके बाद जब इनको पता चला कि वो स्टेट एलोकेशन का फॉर्म आया है, तो उसके बाद आपने प्रेफरेंस चूज किया। प्रेफरेंस भरा मैंने। एक तो उस वक्त दो उसमें प्रोसेस था, या तो ऑनलाइन, एक तो ऑनलाइन भरना था, और सेम वो ऑनलाइन का कॉपी जो है हमें बाय पोस्ट दिल्ली भेजना था, जो उसमें एड्रेस दिया था। एक क्वेश्चन रहेगा लड़कों का कि उसको कैसे पता चलेगा कि कितना सर्कल है। वो सर आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ रहता है, क्या कि मतलब सारा स्टेट का आपको नाम दिया हुआ रहेगा उसमें। ये स्टेट आपको भरना है, ठीक। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। तो फिर स्टेट जब आपने मेल और बाय पोस्ट उसको भेज दिया दिल्ली, तो उसके बाद फिर से आपको स्टेट मिल गया, आपको पता चला कि मेरे को महाराष्ट्र स्टेट मिला है। तो उसके बाद डिवीजन प्रेफरेंस का कहाँ पे फॉर्म आया? प्रेफरेंस भरने के लगभग 1-1.5 महीने के बाद जो है हर एक स्टेट से नोटिफिकेशन आने लगता है, क्या कि मतलब आप अपना सर्कल चूज करें। तो वैसे ही डिवीजन चूज करें। जी, डिवीजन चूज करें। हाँ। तो वैसे ही महाराष्ट्र का थोड़ा लेट हुआ था, तो वहाँ पर भी हमें एक डिवीजन चुनने का प्रेफरेंस मिला था, जिसमें महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमें चूज करना था। हाँ, तो लेकिन लड़कों का ये भी सवाल है कि कैसे उसको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कितना डिवीजन है। वो सारा उसमें आपको डिटेल दिया हुआ रहेगा, हर एक का नाम, डिवीजन का नाम दिया रहता है। इनके हिसाब से जितना भी डिवीजन है महाराष्ट्र में, उसमें नाम दिया रहेगा, या जिस स्टेट में आपका कोई अलॉट होगा, वो जो डिवीजन लोकेशन का फॉर्म आएगा उसमें दिया रहेगा कि इतना डिवीजन है, वो आपको चूज करना है। हाँ, तो उसके बाद जब डिवीजन अलॉट हो गया, तो फिर आपके पास क्या हुआ? ज्वाइनिंग कॉल लेटर आया। डिवीजन अलॉट होने के बाद जो है, हाँ, हमारे पास एक उस वक्त तो थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा जल्दबाजी में थी, जिसकी वजह से रोजगार मेला के थ्रू मतलब सभी को कॉल लेटर्स दिया जा रहा था। तो फिर उसी में हमें जो है जल्दी ज्वाइनिंग का प्रोसेस की वजह से मेल के थ्रू भी आया था, और फिर बाय पोस्ट भी आया था हमें। ज्वाइनिंग लेटर के साथ और भी कुछ आया था क्या? वो ज्वाइनिंग लेटर उसे नहीं बोल सकते हैं, कॉल लेटर। हाँ, कॉल लेटर के साथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, उसके साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म आया था इनको, जी, जो उधर से भर के लाना था घर से ही। तो अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है वो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल A1 मैथ्स, उस पर आप ज्वाइन कीजिए, तो मैं उस पर डाल दूंगा। आराम से आप देखेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है और उसमें क्या क्या लिखने का रहता है। फिर और भी जैसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी बाय सीरियल वाइज फ़ोटो खींच के मैं उसमें डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पे आप हो सके तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और फिर जब कॉल लेटर घर पे गया, तो उसके बाद आप उधर से डॉक्यूमेंट लेके यहाँ आए, तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इनको लगा, कौन कौन सा, जो एक लिस्ट भेजा था। तो उसके साथ मैं आपको बताता हूँ क्या कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो क्या आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लाए थे? नहीं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ा था। एक्चुअली ऐसा होता है क्या कि 10th के बोर्ड का जो मार्कशीट रहता है और हमारा सर्टिफिकेट रहता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ उसे एज अ डेट ऑफ बर्थ मतलब। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बना लो क्या? हाँ, वो एक अपना मतलब सेफ जोन के लिए। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का मार्क लिस्ट,
सीनियर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी का बोर्ड सर्टिफिकेट, ये सब का 3 कॉपी जीरोक्स ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। और फिर अगर मार्कशीट है आपके पास, जो भी मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन में हैं तो मार्क लिस्ट ऑफ डिग्री और एनी हायर एग्जामिनेशन इशूड बाय यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगता है, लेकिन वो आपको कब देते कैरेक्टर सर्टिफिकेट? कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं अपना लेके आया था, लेकिन उसका इन लोगों ने वैलिडिटी दिया नहीं था। ज्वाइनिंग के बाद जो है आपके ये ऑफिस जो है खुद आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में कॉल करके मालूम लगा लेगा आपके कैरेक्टर के बारे में। और अगर कोई SC ST OBC कैंडिडेट है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC, उसको OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला प्रोड्यूस करना है। और मिलिट्री से जो डिस्चार्ज है उसको बोल रहा है कि इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इशूड बाय द मेडिकल अथॉरिटी इज अ मस्ट। और जिसके पास कंप्यूटर या और कोई एक्टिविटी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं। और जो PWD कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी का ही लेटेस्ट होना चाहिए, जो उनके पास है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई भी पासबुक का फोटो और अटेस्टेशन फॉर्म और फोटो, ये सब के साथ आइए। और सबको बोल रहा है 3 कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। तो ये अटेस्टेशन होना जरूरी है क्या? एक्चुअली पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब बोला था तो हम लोग लेके आए थे। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी क्योंकि जल्दी गजेटेड ऑफिसर मिलते नहीं है साइन के लिए। तो बाद में ऑफिस ने बोल दिया था क्या कि आप ऐसे भी आ जाएंगे तो यहाँ काम कोई हो दिक्कत जाएगा। नहीं। तो ये जो लिस्ट है मेरे को लगता है वीडियो में आप नहीं समझ पाए होंगे, तो टेलीग्राम पे आप मेरे से ज्वाइन हो, मेरे साथ जुड़िए, तो मैं उधर ये इसका फोटो खींच के डाल दूंगा, ठीक है। और जैसे ही इनके पास मतलब कॉल लेटर आया तो इनको कितने दिन के अंदर बोला आने के लिए? हमें 10 दिन का समय दिया गया था। वैसे बाद में बच्चों ने काफ़ी लेट भी ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने एक्सटेंशन लिया, लेकिन 10 दिन ऐसा बोला गया था। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों का ये भी पूछना है, तो क्या 1-2 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं क्या कॉल लेटर आने के बाद? बिल्कुल सर, ले सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कीजिए। हाँ, तो एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको लाके मैं बताए हैं, ऐसे नॉर्मली बोले नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं होगा। तो एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। इसलिए जिनका भी CGL का एग्जाम है वो घबराए नहीं कि हाँ मेरा CGL नहीं दे पाएंगे, हाँ दे पाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सटेंशन ले सकते हो। और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना है, साथ में 3 कॉपी लाना है। उसके बाद जैसे आप डॉक्यूमेंट दिखा दिए तो कुछ लोगों का डॉक्यूमेंटेशन में जैसे मम्मी के सर्टिफिकेट में नाम अलग है, लेकिन मेरे सारे सर्टिफिकेट में मम्मी का नाम सेम है। तो उसका ये पूछना है कि क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हाँ, नाम क्या कहना है कि मेरे सर्टिफिकेट में सब नाम सेम है, लेकिन मम्मी का जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उसमें कुछ और नाम है। नहीं, फिर मम्मी का थोड़ी ना यहाँ पे सर्टिफिकेट, मम्मी का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, सिर्फ आपके सर्टिफिकेट में सही होना चाहिए। हाँ, कहीं पे थोड़ा मिस्टेक है तो आप एफिडेविट करवा लीजिए, ये सेफ जोन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि आपने अपने मम्मी के मतलब अपने फॉर्म में मम्मी का जो नाम डाला है, कम से कम उससे आपका डॉक्यूमेंट वाला मैच होना चाहिए। हाँ। ऐसा ना हो क्या कि वो दोनों भी अलग हो जाए। मतलब जैसे आपने फॉर्म जो भरा था उसमें मम्मी का नाम कुछ भी रखा, एक्स रखा, तो आपका जो फॉर्म है एक्स ही होना चाहिए ऐसा। हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत ये रहने के बाद आप एफिडेविट करवा लेना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जनरली कोई नहीं। आपका नाम, आपका रोल नंबर, वो सब सही होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के जस्ट बाद जो है हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया गया था, और पास ही एक JJ हॉस्पिटल है। मतलब इनको मेडिकल में क्या क्या चेक करवाना है उसका एक लिस्ट दिया गया ना? हाँ, वो एक लिस्ट दिया गया इनको। उसके बाद इनको हॉस्पिटल भी बता दिया गया कि इसी हॉस्पिटल में फिक्स हॉस्पिटल है, उसमें जाके करवाना है। तो वहाँ जाके इन्होंने क्या क्या टेस्ट करवाया वो मैं पूछता हूँ। आई टेस्ट भी हुआ था आपका? नहीं, मेरा आई और ईयर टेस्ट नहीं हुआ। इनका आई और ईयर टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन मेरे टाइम में मेरा आई टेस्ट हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ, आई टेस्ट हुआ तो बहुत लोगों को कलर ब्लाइंडनेस में भी छांट दिया था। तो फिर SSC ने ऐसा फॉर्मेट निकाला कि तो बहुत लोग केस भी किए कि ये सिविल लाइन का सर्विस है, इसमें क्यों मतलब कलर विजन का चेक हो रहा है। तो फिर
एसएससी ने ऐसा नोटिस निकाला, मतलब ऐसा निकाला है कि कुछ पोस्ट के लिए कलर विजन जरूरी है, एलिजिबल है, और कुछ के लिए नहीं एलिजिबल है। इसलिए जिसमें अपना पोस्ट आता है कलर विजन है भी आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा है कि मेरा खुद का आई साइट 6/18 है, इसलिए ऐसा मत समझना कि आई साइट आपका खराब है या एक कान से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो उससे आपको कोई दिक्कत होगा। वो सब चेक उतना ईयर तो होता ही नहीं है। आई मेरे टाइम में हुआ था, लेकिन भाई बोलते इसके टाइम में नहीं हुआ तो कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ। हाँ, उसमें जो है 5 टेस्ट होते हैं, जैसे डायबिटीज, एड्स वगैरह, एड्स का चेक होता है, HIV, SGPT लीवर का चेक आपका होगा। हाँ, ये सारा ECG चेक होता है, ECG जैसे यूरिन टेस्ट होगा, उसमें यही जानते हैं ब्लड शुगर तो नहीं है, ऐसा वैसा। एक्सरे होता है कि आपको कोई अंदर टीबी तो नहीं है, ऐसा वैसा कुछ। तो ये सब नॉर्मल टेस्ट है, ऐसा मत समझना कि हमको तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा। कुछ बड़ा बीमारी आपको नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, रीमेडिकल के लिए भेजेगा दूसरे डॉक्टर के पास। तो वो सब नॉर्मल है। ऐसे 99% लोग छट्टा नहीं है मेडिकल, सारे निकाल देते हैं, सारे का हो जाता है। 1-2% का पता नहीं है कौन छटा है। तो ये हो गया मेडिकल। जब मेडिकल होने के बाद आप वहाँ से आपको मतलब मेडिकल का ये दिया रिपोर्ट देता है कि हाँ। मेडिकल का रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने वो आके ऑफिस में सबमिट किया। फिर ऑफिस वालों ने मुझे बोला क्या कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो 2-3 दिन में आपको ऑफिस की ओर से फ़ोन जाएगा और फिर उसके बाद आपको आके ज्वाइन करना है। तो फिर 2-3 दिन के बाद वैसा ही हुआ, मैं गया ऑफिस और मुझे ज्वाइनिंग दे दिया गया। तो 2-3 दिन के बाद ये ऑफिस में ज्वाइन किए। तो ज्वाइन करने के बाद मान लो जैसे DV सब करवा लिए, ठीक है। तो हम चाहें कि 10-15 दिन का एक्सटेंशन लेके हम 10-15 दिन के बाद ज्वाइन करें, तो ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये आपके ऊपर है क्या कि आप जब भी आए, लेकिन वही ऑफिस में आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को इम्पोर्टेंट वर्क है, हम 10 दिन 15 दिन लेट से थोड़ा आएंगे, या मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ जुगाड़ नहीं कर पाए, कहाँ रहना है नहीं रहना, तो वो सब बोल के 15-20 दिन तो आराम से मिल जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। उधर उस टाइम भी एक्सटेंशन, मतलब कुल मिला के 2-3 महीना एक्सटेंशन ले सकते हैं इस प्रोसेस में। वो ऑफिस पे डिपेंड, ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। उसके बाद फिर ये ज्वाइन किए। सबका ये है कि अगर एक्स सिटी में रहेगा तो सैलरी, ये अभी एक्स सिटी में इनको सैलरी कितना मिल रहा है आपको अभी? मेरा 44,300 समथिंग है इन हैंड सैलरी मिल रहा है। जो वाई सिटी में जाएंगे, जेड सिटी में 37,000 समथिंग इन हैंड सैलरी है। वाई सिटी में एक्स सिटी से 3,000 रुपया कम कर लो, उतना ही मिलेगा। सैलरी लगभग सही है। तो बहुत लोगों का ये पूछना है कि अभी ज्वाइन करे या ना, मतलब पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करे या ना करें, क्योंकि उनको बहुत सारा ऐसा लगता है कि बहुत हेवी वर्क है। लेकिन हम लोगों का यही कहना है कि भाई पेमेंट मिल रहा है तो काम तो रहेगा है। ऐसा मतलब नहीं बोल सकते कि गए साइन करके निकल गए, काम है। और बहुत लोगों का पूछना है कि पढ़ने का टाइम मिलता है क्या? आपको पढ़ने का टाइम मिलता है? मैं तो ये बोलूँगा क्या कि हाँ, जिनके पास कोई जॉब नहीं है तो डेफिनेटली आप जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और फिर ये अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको, काफ़ी कुछ सिखाएगा ये डिपार्टमेंट। और बाकी बात रही पढ़ने की, तो समय तो आपके पास रहेगा, लेकिन वही है क्या कि आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हमारा ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो आप सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं तो 3-4 घंटा आप सुबह निकाल सकते हैं। 2 घंटा? हाँ चलिए, 2 घंटा आप निकाल सकते हैं। और फिर शाम में भी आप 3-4 घंटा निकाल शाम में तो जैसे 7 बजे से पढ़ने बैठे, 7 से 9 पढ़े, फिर 9 से 10 नहीं पढ़े, 10 से 12 पढ़ सकते हैं। तो 4 घंटा शाम में, सुबह 2 घंटा, 6 घंटा आप पढ़ सकते हैं, आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा क्या, हाँ टाइम निकालने के लिए। और फिर क्या बोल सकते हैं, जैसे बहुत लोगों का कहना है कि बहुत ओवरलोड वर्क है, तो आपको क्या लगता है कि बहुत ओवरलोड वर्क है या मीडियम है? जैसे मुझे PLI सेक्शन मिला है, तो जब मैं आया, जैसे मैं नवंबर में ज्वाइन किया, तो उस वक्त मुझे वर्कलोड थोड़ा फील हुआ, क्योंकि उस वक्त ईयर एंडिंग रहता है तो टारगेट्स वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा था। लेकिन अगर अभी मैं मार्च के बाद की बात करूं तो बिल्कुल ही वर्कलोड नहीं है। आराम से जाके लगभग 1-2 घंटे का काम रहता है, 3-4 घंटे का, फिर उसके बाद नॉर्मल रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत, हाँ कहीं के ये सब ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। ऑफिस पे कहीं पे ऑफिस में स्टाफ की कमी है तो हो सकता है 1-2 टेबल का काम आपसे ही कर रहा है। तो ये सब ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। तो आप
और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना, और अगर और उससे भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 8210874148 पे आप कॉल करो। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में आपको बता सकूँ। तो मैं अभितम राणा को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे चैनल पे वो आए, और मैं सिर्फ आपके लिए इनको लाया कि कम से कम आपको एक ये कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि बहुत लोग डर रहे हैं कि यार क्या चेक करेगा नहीं करेगा, मेरे को रिजेक्ट कर देगा कि नहीं करेगा। सिंपल एक बात है, आसानी से कोई आपको रिजेक्ट नहीं करने वाला है। आपको टाइम दिया जाएगा, कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ आप ये बना के लाओ, तभी आपको उसके बाद अगर आप तब आपको जाके, अभी तक किसी को रिजेक्ट होते नहीं देखे हैं। हाँ, अभी तक नहीं किसी को रिजेक्ट होते हम लोग भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, ये भी नहीं देखा। तो चलिए, वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और कुछ अगर मेरे को मिलेगा कि ये सब जानकारी आपको अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट करो, तो हम कोशिश करेंगे उसका भी एक वीडियो बना के डालने के लिए। चलो, थैंक यू।